हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? सुन लो, दुष्यंत नागर जी बोल के जाइए यहाँ पर, वरना आप भी फिर वही हैं। हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? आपको हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। हाँ नहीं, आपके बोलिए हाँ, अपनी पहले जो बोल रहा हूं उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। पहले मैं उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। आप नेता पहले मेरे को रोके ना। नहीं सर, प्रभु पहले मुझे बोलने दें, जो मैं बोल रहा हूं लाइन पूरी करने दें, फिर मैं जवाब दूंगा। अरे हेमंत करकरे भारत का शहीद है, उसके बारे में किसने कहा था कि श्राप से मेरे श्राप से उनका देहांत हो गया, उनकी शहादत हो गई। वो कौन सी पार्टी का नेता था? छोड़ देते अमन वर्मा जी, अच्छा आप छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है सच्चाई बात करनी। आप सच्चाई बात करिए। अब मैं बिरयानी पे बात कर रहा हूं आपसे। अरे बिरयानी के लिए खुद उज्जवल निगम ने कहा, मैंने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर इतना बोल दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी सर, हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। भारत का शहीद है, उसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। ये देखिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। मोदी समर्थक एंकर सर, मैं देश समर्थक हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। नहीं हो आप, मतलब जो मोदी समर्थक है वो पाकिस्तान को गाली नहीं देगा। बहुत ही जो पाकिस्तान को गाली देगा, मेरे मुंह में शब्द डालने का आपने प्रयास नहीं डाल रहा सर। आप पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं डाल रहा। पाकिस्तान के साथ नहीं हूं, मैं भारत के साथ हूं। और पाकिस्तान के कृत्य की मैं निंदा करता हूं, और पाकिस्तान के आतंकवाद की नीतियों की मैं भर्त्सना करता हूं। और पाकिस्तान ने जो भी हमारे लोगों को शहीद किया, हेमंत करकरे समेत जितने पुलिस अधिकारियों को शहीद किया, उन सब की मैं निंदा करता हूं। अब आज डिबेट में पहले तो चन्नी जी के बयान को गलत बोला, दूसरा महाराष्ट्र के नेता विजय जी के बयान को गलत बोला। अभी आगे बहुत सारे बयान है सर, मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आप ईमानदार आदमी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, मजबूरी हो सकती है पार्टी की, लेकिन पहले भाटी जी और उसके बाद शहजाद ईमानदारी के बारे में बताना पड़ेगा। पाकिस्तान की ईमानदारी यहाँ बताना पड़ेगा कि आप देश के साथ निष्पक्ष हैं या आप एक राजनीतिक दल का एक नेता का गुणगान कुछ है नहीं आप लोगों के पास। आपसे घर में आपकी बीवी भी सवाल पूछ लेगी, उसको भी बीजेपी का कार्यकर्ता बता देंगे आप। कुछ भी ऐसा नहीं भाटी जी, जो राजकुमार सर, आपसे सवाल पूछना ये नहीं होता कि जो सवाल पूछ ले बीजेपी का ही है, ऐसा नहीं होता है। राजकुमार भाटी जी, क्या आप किसी को उसका जवाब पूरा नहीं करने देते, बीच में घुस जाते हैं? फिर मैं शहजाद भाई आपके पास राजकुमार भाटी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा कि 3 चरणों के बाद अब ये जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मुस्लिम आरक्षण है, कहीं ना कहीं हाथ में मुद्दा आप ही लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस ने दिया, आज शायद समाजवादी पार्टी ने दिया, रामगोपाल जी ने कहा ये बेकार का मंदिर है। राम मंदिर, ये तो गलत है ना सर भाटी जी? नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुए हैं और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं, जो उनमें भाषण दे रहे हैं, वो सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। मेरे नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, फौज में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आपके पास 2 भैंस हैं, ये कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया था, 2 कमरे छीन लेंगे। ये हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बांट देंगे। कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि जिसके 4 बेटे हैं 2 बेटे कांग्रेस ले जाएगी। पता नहीं क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमापूर्ण पद होता है, वो इतनी बौखलाहट किस बात की? और एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप चेक कर लेना, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल तक मोदी जी की भाषा संयमित थी, वो कुछ कुछ मुद्दों पर बोल भी रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल की जब ये रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला ही नहीं है, मतदाता में उदासीनता है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो मोदी जी ने पूरी तरह सांप्रदायिकता को केंद्र में ले आए और सांप्रदायिक करना शुरू कर दिया। अब कभी पाकिस्तान उठा लेता। अब ये कितना हास्यास्पद है, चाहे कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे, मैं कहूं कोई और कहे, ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस कानून बदल के मंदिर हटा देगी। इस मंदिर को कोई हटा सकता है क्या? इस पहली बात तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना है, देश के करोड़ लोगों की उसमें आस्था है और किसी के भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाना चाहिए।
तो ये बिल्कुल मुझे हास्यास्पद और ये बौखलाहट में उठाए अच्छी बात है, बयान लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस एक राम गोपाल यादव बेकार का मंदिर है। राम गोपाल जी ने मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, मंदिर के नक्शे पे उठाया, उसके वास्तु शास्त्र पे उठाया। उनका पूरा बयान एक लाइन काट के सुनवा दी उन्होंने। और ये राम गोपाल जी ने नहीं उठाया, ये पहले हमारे शंकराचार्य भी उठा चुके हैं जी, और अन्य कई जो धर्म शास्त्र गलत है, मंदिर सही है। क्योंकि हमें तो देखो धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है नहीं, न वास्तु शास्त्र का ज्ञान बोलने दिया। आप सवाल जवाब मैं तो मुझे वो उनका जो एक मैं को शहजाद के अब सवाल जवाब कर लेते हैं। वास्तु गलत है, मंदिर सही है, उन्होंने ऐसा ही कहा, उनके भाव यही है। अरे आप मैं तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर अपने लिए बोल देता हूँ, शेर वेर मत पढ़िए, मैं सवाल का जवाब मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, तो इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। तो आपके रामगोपाल जी में बहुत अकल है, इतनी समझ है नहीं। मैं आपको राजनीतिक मुद्दों पर जवाब दे सकता हूं। जी मैं चुनौती दूं आपको, किसी मस्जिद के लिए कह सकते हैं बेकार की मस्जिद है? नहीं, किसी मस्जिद का अगर नक्शा गलत होगा तो कोई भी कह सकते हैं बेकार की मस्जिद। दिक्कत है? बेकार की मस्जिद है वो कहें, तो मंदिर तोड़कर बाबरी बनी तो कह देते बेकार की बाबरी है। हमारे मंदिर तोड़कर बाबरी बनी कह देते बेकार की बाबरी है। नहीं, कौन नहीं, मंदिर तोड़कर बाबरी बनी, एक बार कह दीजिए बेकार की बाबरी थी। अब आप जबरन उस विषय पे लेके आ रहे हैं, सांप्रदायिकता के विषय पे। अच्छा, आपके मैं सवाल पूछूं सांप्रदायिक, आपके नेता पूछिए, आपके नेता बयान दे दे वो सेकुलर जी। शहजाद पूनावाला सवाल ये जो मैंने दीपक जी से भी पूछा, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 2-3 चरणों में ना मामला थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो भाटी जी बोलते बोलते क्या कह गए, वो बोलने लगे कि अगर प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि आपके 4 बेटे हैं तो कांग्रेस आपके 2 बेटे ले जाएंगे। अरे, कांग्रेस को किसी और के बेटे बेटियों की चिंता होती तो ये स्थिति में नहीं होती। भाटी जी, प्रॉब्लम ही ये है कि आपको एक बेटे के अलावा ना समाजवादी पार्टी को, ना लालू की पार्टी को, ना कांग्रेस की पार्टी को, ना स्टालिन की पार्टी को एक बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। हम देश के बेटा बेटी को आगे ले जाना चाहते हैं, आप एक बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कितने ही बार क्रैश होते जा रहे हैं, परंतु आप समझ नहीं पा रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। आते हैं ओबीसी और पत्रकारिता दोनों की बात की दुष्यंत भाई ने भी और हमारे राजकुमार भाटी ने भी। संयोग से आज जिस व्यक्ति के मैं ऐसे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ गया, पैर छूता हूं, दीपक चौरसिया बैठे हैं यहाँ पे, खड़े यहाँ पे। ये दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से भी आते हैं और देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से है। आपको पता है इनकी अच्छी खासी डीडी में नौकरी थी। जब राहुल गांधी की सरकार आई तो पहला आदेश ओबीसी पत्रकार को हटाने का दिया गया तो वो दीपक चौरसिया जी थे। बताइए इनके लिए न्याय यात्रा कब निकलेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी की मेरी बात सुन लीजिए, जी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है। वो देंगे डिबेट जो भी हो, दुष्यंत जी और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं अच्छे मित्र होने के नाते आज सवाल पूछना चाहता हूं। आज राजकुमार भाटी जी, एक बात बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक ओबीसी पत्रकार को, जिसकी नैतिकता पर, प्रामाणिकता पर और जिसकी पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा होता है, उसको निकालने का महापाप किया, तो आप ओबीसी करते हैं। इनके लिए एक वाक्य बोलेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत किया? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी समाज की बड़ी बातें कर रहे हैं, कर्नाटका से लेकर आंध्र तक, तेलंगाना